चलें बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा? 28। कैप टू टैक्स लेक्चर 28 चैप्टर 9 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और हमने इनकम प्रॉपर्टी में डिडक्शन का लिस्ट कंप्लीट कर लिया। आज एक कंप्लीटली नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हैदर शाह। कहाँ से क्या करना है? बताने का बात लगा वो मेरी बात सुनिए। खर्चे पढ़ लिए थे। अच्छा, खर्चों में हमने जो नई बातें सीखी आप सबको पता होगा। नई बातें क्या थी? वो एक पॉइंट था अनपेड रेंट, इररिकवरेबल रेंट के हवाले से। वो मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन कराया था कि थ्योरेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। 5 से 6 शर्तें हैं वो पूरी होंगी तब जाके हम अनरिकवर्ड या अनपेड रेंट को माइनस। कॉन्सेप्ट ये था बेसिकली कि एक टेनेंट रह रहा था, पूरा साल वो रहा। जब रेंट की बारी है तो 9 महीनों का रेंट उसने दे दिया। उसने कहा अगले 3 महीनों का रेंट मैं आपको बाद में दे दूँगा। ये बात उसने कर दी, हमने भी बिलीव कर लिया। लेकिन वो उसने अगले 3 महीनों का रेंट हमें अगले साल या उससे अगले साल उसने दिया ही नहीं, हमें भाग गया। अब क्या ये रेंट हमें ये रिसीवेबल था मेरा रेंट? क्या मैंने इसको उस साल जिस साल 9 महीनों का रेंट मिला था और 3 का रिसीवेबल हो गया था, तो मैंने 9 महीनों के रेंट को इनकम में ऐड किया होगा या 12 महीने को? हम रेंट रिसीव्ड को ऐड करते हैं रिसीवेबल को, दोनों को करते हैं। तो मैंने टैक्स कितने महीनों के रेंट में दिया होगा? जबकि रेंट आया कितने महीनों का? तो 3 महीनों का ऐसा रेंट था जो कभी आया ही नहीं और मैंने उसमें टैक्स दे दिया था, तो गलत हुआ। तो इस केस में फिर हमने कहा कि एफपीआर से हमने कहा कि हमें इसकी डिडक्शन चाहिए। तो एफपीआर का डिडक्शन आपको देंगे, ऑर्डिनेंस कहता है डिडक्शन आपको देंगे, लेकिन शर्तें हैं। शर्त क्या थी कि भाई देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द अनपेड रेंट इज इररिकवरेबल। तो भाई आपका अनपेड रेंट है वो रिकवरेबल नहीं होगा, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब क्या था? जो ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट होता है जिसमें लैंडलॉर्ड की डिटेल्स और टेनेंट की डिटेल्स होती हैं, आईडी कार्ड की कॉपीज अटैच होती हैं, साइन वगैरह होते हैं, स्टैम्प पेपर लिखवाते हैं, वो टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरी बात क्या थी? आपने उस डिफॉल्टिंग टेनेंट को प्रॉपर्टी से विकेट कर दिया हो या फिर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू विकेट द प्रॉपर्टी। आपने कहा भाई निकलो मेरे घर से बाहर, निकल गया, विकेट कर दिया। आपने कहा निकलो मेरे घर से बाहर, उसने कहा चाचा मैं नहीं निकलता। इसे कहते हैं स्टेप्स हैव बीन टेकन। दोनों में से कोई एक काम करना। अगली शर्त क्या थी? वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेशन भी उसके पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगली शर्त, लीगल प्रोसीडिंग्स या तो स्टार्ट कर दी है या फिर इसलिए स्टार्ट नहीं की कि यूजलेस है, मतलब कि उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उस टेनेंट का, तो आपने किसी से केस नहीं किया उसको। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, ये जो अनपेड या इररिकवरेबल रेंट था प्रीवियसली आप इसको इनकम में ऐड करके इस पे टैक्स दे चुके हो। अगर ये 5-6 शर्तें पूरी होंगी तब जाके वो अनपेड रेंट या इररिकवरेबल रेंट वाली अमाउंट जो तुम्हारी मंथली 60,000 थी, ऐसे वो 60,000 थी, वो 60,000 की अपने 3 महीनों का जो रेंट था उसको आप माइनस कर सकते हो। तो क्या नेट ऑफ नहीं हो जाएगा? पहले इनकम ऐड किया, टैक्स दे दिया, अब इनकम में से माइनस कर दिया, टैक्स नहीं दिया, नेट ऑफ हो गया। लेकिन फिर हमने पढ़ा अगर ये अनपेड रेंट या इररिकवरेबल रेंट या बैड डेट वाला रेंट जो है हमने माइनस कर दिया और इन फ्यूचर जाके कहीं रिसीव कर लिया, जिसमें बैड डेट रिकवरी होती है, बैड डेट रिकवरी पढ़ा ना आपने, उसी तरह जो अनपेड रेंट है इसकी रिकवरी हो गई, फिर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जिस साल रिकवरी हुई उस साल इनकम में हम उसको दोबारा ऐड करके टैक्स दे देंगे। ये वो पॉइंट था जो थ्योरेटिकली सबसे ज़्यादा टेस्ट हो चुका है इस चैप्टर में। इसके अलावा हमने कहा कि देखिए खर्चे, ये अब मैं जो नहीं है ये उनके रिवाइज कर रहा हूँ। हमने कहा जी आप ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होगा पेड और पेएबल, प्रॉफिट ऑन डेट लिखा होगा पेड और पेएबल। इस तरह कौन सा खर्चा है? लेट्स सपोज लीगल चार्जेस पेड और पेएबल, यानी कि हम पेड एक्सपेंस भी माइनस करते हैं और पेएबल वाले माइनस करते हैं। अब मैंने 2020 में कहा जी मेरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम है, पेएबल है, क्या मैंने 2020 में इंश्योरेंस वाला एक्सपेंस माइनस कर लिया होगा? कर लिया, लेकिन क्या पे किया भी? नहीं किया। तो ऑर्डिनेंस कितना टाइम देगा मुझे? 2020 खत्म होने के बाद 3 साल का टाइम देगा, 2021, 2022, 2023। और अगर 2023 तक भी मैंने पे नहीं किया तो फिर जैसे ही 3 साल खत्म हुए, 2023 खत्म हो गया, 2024
में इनकम में वो जो खर्चा आपने माइनस किया था 2020 में, तो 2024 में इनकम में ऐड बैक कर दो उसका टैक्स। ऐसा क्यों? ये तो फिर हर बंदा पेबल कह के सारे खर्चे माइनस कर देगा और पे करेगा ही नहीं। भाई आपने इंश्योरेंस का खर्चा 2020 में माइनस किया है, लेकिन वो इंश्योरेंस का खर्चा आपकी जेब से गया ही नहीं, तो 3 साल का टाइम जब भी अपनी जेब से पे करो, नहीं किया आपने पे, तो चौथे साल जैसे ही 3 साल खत्म हो गए, चौथे साल उस अमाउंट को जब माइनस कर चुके थे ऐड बैक करो। और अगर चौथे साल ऐड बैक कर दिया और 5वें साल पे कर दिया, फिर डिडक्ट करो, माइनस करो। उसके बाद हमने एक और बात पढ़ी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी गई है। ये वो लिस्ट है जो आपकी सीधी आखिरत तक याद रहेगी, देखना इंशाल्लाह। कि बुरे खर्चों का मतलब क्या था? ऐसा खर्चा जो जेब से पे तो हुआ है लेकिन इनकम में से माइनस नहीं कर सकते, इसे कहते हैं डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शंस सेक्शन नंबर 21, सेक्शन 21 आपकी जिंदगी में जो बाकायदा क़यामत लेकर आएगा, सेक्शन 21 चैप्टर 8 में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो बुरे खर्चों की लिस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर है ना, जो वहाँ माइनस नहीं कर सकते, उन खर्चों को बिजनेस में माइनस नहीं कर सकते, उन खर्चों को प्रॉपर्टी में माइनस आप नहीं कर सकते। फिर एक और बात हमने पढ़ी कि एक खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से माइनस हो गया, क्या उसको किसी और हेड से माइनस कर सकते हैं? अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एंड नो कांसेप्ट ऑफ, ये बात हमने कल पढ़ी। चलिए आज क्या क्लास करना है? आज क्या करना है? आज जरा हेडिंग देखें, सेक्शन 16 के नाम से होगी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। प्लीज बातें नहीं। बच्चों ऐसे कौन से दो खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में होंगे? इंश्योरेंस और रिपेयर। इंश्योरेंस और दोनों में फर्क क्या है? इंश्योरेंस कब माइनस करेंगे? जब गिवन होगा। रिपेयर कब माइनस करेंगे? हर सूरत में। एक और फर्क, इंश्योरेंस कितना माइनस करेंगे? गिवन होगा। रिपेयर कितना माइनस करेंगे? रिपेयर अलाउंस ग्रॉस रेंट का 1/5। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, ये बिल्डिंग केस में, लैंड के केस में नहीं, किसी केस में? पहली बात। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं? काफी सारे रह रहे हैं। अभी जब हॉस्टल में आप रह रहे हो, आपने रेंट तो पे कर रहे हो हर मंथ का, क्या एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब हॉस्टल में आप आए थे, क्या आपने तो सिक्योरिटी नहीं जमा कराई थी? कराई थी ना सिक्योरिटी। अच्छा मुझे बताएं, ये सिक्योरिटी आपसे क्या कह के जमा आपसे ली गई थी कि जब आप छोड़ के जाएंगे आपको वापस मिल जाएगी, यही कहा गया था? कहा गया था कि नहीं? तो मुझे बताओ, जब आप आपने लेट सपोज 10,000 रुपये सिक्योरिटी दी, अब 1 साल बाद आप छोड़ रहे हो, तो आपको आपके 10,000 वापस मिलेंगे? तो क्या ये जो 10,000 है ये रेंट में एडजस्ट हुआ या एडजस्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ एडजस्ट। ये एडवांस था सिक्योरिटी, ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल है? अब सुने समझे, अब अपने हॉस्टल वाले को पर बच्चे ने 10,000 सिक्योरिटी दी है, इस तरह फर्ज करें 100 बच्चे हैं, तो 10,000 × 100 कितना बन गया? 10,000 कौन गया? कितना बन गया? 1 लाख। 10 लाख। चलिए, उस ऑनर को आज कितने पैसे मिल गए? वो कितने टाइम बाद वापस करेगा? क्या 1 साल वो 10 लाख को वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता? सिर्फ अगर बैंक में रखे तो वो जो हरामखोरी का इंटरेस्ट है वो लेगा कि नहीं लेगा? 10 लाख में पता नहीं कितना इंटरेस्ट बनेगा। बात समझिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो सिक्योरिटी दी है, क्या वो सिक्योरिटी ऑनर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? वो उस 10 लाख को इन्वेस्ट कर सकता है, 10 लाख में इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है 10 लाख का, लेकिन आपको चले वो रिटर्न तो करेगा ही। लेकिन वो 1 साल से मेरे पास रखे हैं, तो क्या ये 10 लाख उसकी इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या सारा उसी साल ऐड करें या टुकड़े होने चाहिए? टुकड़े होने चाहिए, पहली बात ये। लेकिन ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन एक एडवांस बात है, कोशिश करो कि समझ जाओ। आपने जो 10-10 हज़ार हॉस्टल वाले को सिक्योरिटी दी है ना, हॉस्टल वाले ने कहा कि जनाब जिस महीने आप छोड़ के जाएंगे ना, आप हमें एडवांस बताएंगे, तो आपने उस महीने का रेंट नहीं देना, आपका हर मंथ का रेंट भी 10,000 ही है, तो हम जो आपकी सिक्योरिटी वाली अमाउंट होगी वो लास्ट मंथ के रेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल है? ये एडजस्टेबल है। क्या अब इसकी कोई ट्रीटमेंट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये तो आखिरी महीने का रेंट ही है।
तो जो एडवांस, जो अमाउंट एडजस्टेबल अमाउंट कहलाई जाएगी, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 12 महीनों का रेंट है 10,000, 12 × 10,000 बन गया 1,20,000, इनकम प्रॉपर्टी में ऐड कर दो, दैट्स इट। लेकिन जो एडवांस वो कह देगा कि नॉन एडजस्टेबल है, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट होगी, उसकी ट्रीटमेंट होगी। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जरा कहानी को आगे लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास एक घर है, अगर एक कॉन्सेप्ट किसका है, बिल्डिंग का है, समझे? एक सारी अगर एक कहानी समझ में आ गई तो बस क्लियर है कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक घर है और मैंने जी स्टार लगा कि यार ये रेंट में देना चाह रहा हूँ, इसका हर महीने का 1 लाख रेंट है। तो ये रेंट आपने ऐड पढ़ा तो इतने में हैदर मेरे पास आया। हैदर ने कहा सर ये घर मैंने लेना, मेरी फैमिली आ रही है फरदान से, तो हमें यही शिफ्ट होना है। तो ठीक है 1 लाख रेंट है, आप 1 लाख रेंट देंगे, पूरे साल का रेंट कितना बनेगा? 12 लाख। तो 12 लाख में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस नाम से? ग्रॉस रेंट, 12 लाख ग्रॉस रेंट। साथ में मैंने कहा हैदर तुम्हें 5 लाख और भी देने होंगे एडवांस में। मैंने सर 5 लाख किस चीज़ की? मैंने कहा तुम्हारी सिक्योरिटी, ये 5 लाख एज ए सिक्योरिटी जमा करा दो, इसे एडजस्ट नहीं करूँगा रेंट के लिए, इसे नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है। जब तुम साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा, 3 साल लेट से, 3 साल बाद जब तुम ये घर छोड़ रहे होगे ना, तो मैं तुम्हारे 5 लाख वापस कर दूँगा। प्रैक्टिकली कैसा होता है? वापस हो जाते हैं? क्यों? मालिक वगैरह क्या करता है? वो अपनी औकात पे आ जाता है, वो कहता है घर, ये देखो घर खराब हो गया, नलके खराब हो गए, ये दरवाज़ा पहले ठीक था अब ठीक नहीं है, ये बल्ब पहले चल रहे थे अब नहीं चल रहे, तो वो उसमें फिर डिडक्शन कर करके सारी अमाउंट आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल होता है। बट बार ऑर्डिनेंस क्या कहता है? मैंने कहा 5 लाख जो तुमने हैदर मुझे देने हैं, ये एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है? बोले ना, नॉन एडजस्टेबल है। 3 साल बाद जब ये टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी होगी तो मैं 5 लाख इसको क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। लेकिन क्या 3 साल तक ये 5 लाख मेरे पास होंगे या नहीं होंगे? क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं? ये बेनिफिट किसकी वजह से आ रहा है? बिल्डिंग की वजह से। तो क्या ये इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में ऐड होगा? होगा। कितना? सुन लें, ऑर्डिनेंस की वर्डिंग है, अगर किसी लैंडलॉर्ड ने, ऑनर ऑफ द बिल्डिंग ने कोई नॉन एडजस्टेबल एडवांस या नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव की है, then that amount should be included in the income from property. लेकिन सारी नहीं, should be included in that tax year in which the amount was received and following यानी आने वाले following 9 tax years in equal proportion। मतलब कितने हिस्से होंगे 5 लाख के? 10 हिस्से होंगे। हर साल कितना हिस्सा ऐड होगा? एक हिस्सा कितना बनता है? 50,000। 5 लाख डिवाइड बाय 10 कितना बनता है? 50,000। हर साल कितना बेनिफिट ऐड करता जाऊंगा? 50,000। तो कितने सालों तक होता जाएगा? 10 सालों तक। हमने 3 साल का एग्रीमेंट किया, उसको रिन्यू करके मजीद 3 साल का भी कर सकते हैं, तो वह 10 साल तक होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? दोबारा बोलूं, सुने, अगर किसी ऑनर ऑफ द बिल्डिंग को टेनेंसी की वजह से, रेंट वाले के मामला की वजह से कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव हुई है, जैसे कि मुझे हैदर ने दे दिया 5 लाख, अब ये 5 लाख मैंने रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना, नॉन एडजस्टेबल है। इस 5 लाख को मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करूंगा इन दैट टैक्स ईयर इन विच द अमाउंट वाज रिसीव्ड एंड फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी कितने हिस्से करूंगा? 1 साल ये और अगले 9 साल 10 हिस्से करूंगा, इक्वल डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। एक हिस्सा कितने का हो? तो हर साल कितना बेनिफिट ऐड करूंगा? 50,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करूंगा। ये कौन सा? यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। पेपर में क्या आएगा वो सुन लो। पेपर में आएगा हारिस ने हैदर के साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया, उसको 1 लाख पर मंथ रेंट पे घर दे दिया और हारिस ने हैदर से रिसीव कर लिया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितना? 5 लाख। 3 साल बाद हैदर छोड़कर चला गया। अब यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई आपको, मतलब 50,000 ऐड होता जाएगा। 3 साल बाद हैदर छोड़ के चला गया और अगले ही दिन माहीन रहने आ गया और हारिस ने माहीन से 6 लाख एडवांस लिया इस दफा। अब क्या ट्रीटमेंट होगा? बहरहाल ये बात ये अभी समझाऊंगा, लेकिन पेपर में इस तरह होगा। आईकेएम ने कहा कि देखिए, हमने कहा आईकेएम क्या बच्चे जो हैं वो अपनी वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं? आईकेएम ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि हम तो इस चीज़ पे बच्चों को इनकरेज करते हैं कि अपनी वर्डिंग में लिखो, बुक की वर्डिंग को कॉपी पेस्ट ना करो। हमने कहा फिर क्या एतराज़ है आपको? आईकेएम ने कहा देखिए, आईकेएम ने जुमला बोला, उन्होंने कहा वर्डिंग्स में भी डिफरेंट, वर्डिंग्स में भी डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट शुड रिमेन सेम। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा देखिए एक दफ़ा क्या हुआ कि हमने एक टॉपिक सवाल दिया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का,
तो हमने कल जी बताया व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। तो एक बच्चे ने लिखा कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो है वो 10 इक्वल हिस्सों में तकसीम करके इनकम में ऐड करना है। तो क्या ये गलत बोला? सही तो बोला। उसका 10 इक्वल हिस्सों में तकसीम करके हर साल इनकम में ऐड करना है। आई क्या हमने कहा इस बच्चे का जवाब ने गलत किया। हमने कहा क्यों? उसने कहा देखिए इसने वर्डिंग चेंज कर दी है, इसका कॉन्सेप्ट बदल गया। कैसे बदल गया? आई क्या कहता है कि इस बच्चे ने कहा कि 10 हिस्सों में तकसीम करके इनकम में ऐड करना है। इस बच्चे ने ये नहीं बताया कि वो 10 साल जो है वो शुरू कब से होगी। जबकि आई क्या कहता है इन दैट टैक्स ईयर इन व्हिच द अमाउंट वाज रिसीव्ड एंड फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स। तो ये बड़ा बारीकी का फर्क आएगा। अपने एग्जामिनर कमेंट में लिखी हुई है बकायदा बात। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपनी वर्डिंग में लिखो, लेकिन कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट चेंज ना हो वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ बात क्लियर हुई है? चलिए हमारा मसला क्या आ गया था? 3 साल बाद पुराना छोड़ के और नया आ गया। सवाल आपके सामने क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। एग्जांपल 1 किस नाम से है? बशीर भाई पढ़ो जरा, लाउडली पढ़िए। सॉल्यूशन छुपा दें। Mr. Bashir rented out his house to Mr. Kamar on 1st September 2012 at monthly rent of ₹80,000. In addition to monthly rent, Kamar also agreed to pay ₹6 lakhs as non-adjustable advance. Kamar vacated the house on 31st of